हमदर्द वक्फ में यूनिवर्सिटी है, उसका सबसे अच्छा कॉलेज है। भाजपा के 13 MP के लड़का उसमें पढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के और जदयू और लोग पढ़ते हैं, और वक्फ बोर्ड उस सबसे बेहतरीन स्कूल चला रहा है। वक्त का मतलब है दान, और दान जब हम अल्लाह के लिए समर्पित जो करते हैं, समझे कि नहीं, अल्लाह के रहमो अल्लाह के इबादत में जो दान करते हैं उसी को हम वक्त बोलते हैं। और जो वक्फ किया जाता है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, चाहे वो सरकार हो या फिर शासन हो, प्रशासन हो, किसी के नहीं होती है, और इसमें किसी का दखल भी नहीं था। वक्फ का मतलब क्या होता है कि ये जो ज़मीन हमने आपके हवाले किया, इसको बेचना नहीं है, बेचने का पावर नहीं दिया जाता है, बल्कि उससे यतीम, बेसहारों, गरीब गुरबे के देखभाल के लिए, उसको अच्छे से पढ़ाई का उसका व्यवस्था हो, उसका मतलब उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, जो आमदनी आए उससे उसको हम लोग इसको रखते हैं। पहले जो भूमाफियाओं का जो संगठन बना दिया गया था वक्फ को, जिसमें एक माफियाओं को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था, वो एक बड़ा ही गैर वाजिब कानून था जिसको कि खत्म किया गया है, और आने वाले दिनों में इससे भी और सशक्त फैसले इस सरकार के द्वारा लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वक्फ बोर्ड बिल पेश हो गया और पेश होकर करके वह पास भी हो गया, बहुमत से पास भी हो गया है, जिसको लेकर पूरे देश में वाद विवाद शुरू है। मुस्लिम भाई उस पर विवाद खड़ा कर रहा है, जो बिल जो है सो उनके विरोध में है, जबकि अन्य दलों का, NDA गठबंधन के सभी दलों का कहना है कि बिल देश के हित में है। तो इस स्थिति में बिल देश हित में है, मुस्लिम भाइयों के विरोध में किस तरह है, इसलिए हमारे बीच आज सभी दल के नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस बिल को लेकर के क्यों शोर शराबा शुरू है, विरोध क्यों है और बिल पेश करने का तर्क क्या है। तो आज हमारे पैनल में कई मेहमान हैं, जिसमें कांग्रेस से अब्दुल बारी जी हैं, जदयू के जिला प्रवक्ता रामलला ठाकुर जी हैं, राजद के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद इकबाल समी जी हैं, जन सुराज से अब्दुल माजिद जी हैं, वहीं भाजपा से संचित शाही हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले NDA गठबंधन से जदयू के रामलला ठाकुर जी से, जो यह बिल किस उद्देश्य से पेश किया गया है और किस लिए हाय तौबा मचा हुआ है। जदयू के भी एक मुस्लिम नेता जो बगावत के मूड में आ गए हैं, गुलाम रसूल बलियाबी जी, आखिर इस बिल के पीछे क्या है? नमस्कार। आज इस डिबेट में जो मुद्दा है, बेसिकली जो मुद्दा है वो क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मुद्दा है, जिसमें हमारी पार्टी NDA सरकार में हम जदयू से है। हमारी नज़र से ये देश के लिए बहुत ही निहायत और मुकम्मल फैसला है, जिसका तरोताज़ा उदाहरण आने वाले भविष्य में एक दूसरे को नज़र आएगा। तत्काल हमारे विपक्ष के लोग हैं इस पर आलोचना कर रहे हैं। एक्चुअल ये बिल है जो पर्टिकुलर व्यक्ति का इसमें बढ़त है। वक्त का मतलब होता है दान। जैसे आप शराब शब्द जो बोलते हैं ये अरबी भाषा से बना हुआ है, उसी तरह से वक्त भी अरबी भाषा से बना हुआ है। वक्त का मतलब है दान, और दान जब हम अल्लाह के लिए समर्पित जो करते हैं, समझे कि नहीं, अल्लाह के रहमो अल्लाह के इबादत में जो दान करते हैं उसी को हम वक्त बोलते हैं। अब समस्या ये है कि आए दिन वक्त बोर्ड जो है इस तरह से अपना जाल फैला लिया है पूरे भारत के अंदर, जो उसका जो जीता जाता उदाहरण आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। सबसे पहला उदाहरण है कि अभी तक वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है, जो स्टार्टिंग में यह शुरुआत किसके पीरियड से किया गया, 2010 में कांग्रेस की सरकार आई, नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, और उन्होंने इस बिल को पूरा से तोड़ मरोड़ करके एक पूर्ण अधिकार एक व्यक्ति समुदाय विशेष को दे दिया, और उस पर किसी तरह का जो है कोई प्रतिबंध नहीं, ना कोर्ट कानून जाने की प्रतिबंध है। ये ट्रिब्यूनल एक्ट बना दिया गया, जिस ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत
स्वाधिकार, उस बोर्ड के अंदर जितने भी सदस्य वही डिसीजन मेकर है, वही रॉन्ग राइट कर सकते हैं, और जिस चीज़ पर हाथ रख देंगे वो उसका अपना अधिकार हो जाएगा। तो आप इस तरह से पूरे भारत में वक्त जो है जहाँ पर वो अपना हाथ रखा उसको वक्त की संपत्ति घोषित कर दिया। न उसका आप सिविल कोर्ट में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में इसका आप उसका चैलेंज कर सकते हैं। आपको तरोताज़ा उदाहरण बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है, यानी 1,20,000 एकड़ ज़मीन, वैल्यूएशन का ज़मीन आज वक्फ बोर्ड के पास है। 20 लाख करोड़ जो वक्फ बोर्ड का संपत्ति है। सबसे पहले नंबर पर रेलवे है, सेकंड में डिफेंस है, और तीसरे नंबर पर आज पूरे भारत के अंदर सबसे अधिक अगर संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। समझे कि नहीं? 2014 के आचार संहिता लागू होने से पहले दिल्ली में 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं अब्दुल बारी सद्दाम जी से। जी नमस्कार। जैसा कि इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और इन्होंने कहा भी है कि वक्फ किया हुआ जो अल्लाह की संपत्ति है, तो यहाँ जो इनका कहना है कि उनकी संपत्ति नहीं, इसको निजीकरण करने का जो एक सरकार का मंशा है, जो सरकार अपने अंडर में करना चाहती है, जो हम लोगों के आबा अजदाद ने इस ज़मीन को गरीबों के लिए, गुरबाओं के लिए, जो यतीम बच्चे हैं, जो इल्म की कमी से या फिर किसी भी तरह से जो अपने परिवार से पूर्णतः नहीं उसको सहयोग मिल पाया, तो उसके लिए जो है हम लोगों के आबा अजदाद ने ज़मीनों को मदरसाओं के लिए, यतीम खानाओं के लिए दान में दिया। और जो वक्फ किया जाता है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, चाहे वो सरकार हो या फिर शासन हो, प्रशासन हो, किसी के नहीं होती है। और इसमें किसी का दखल भी नहीं था। आज़ादी से पहले से भी ये वक्फ किया हुआ ही ज़मीन था, और जब आज़ाद भारत में कानून बना, विधेयक आया, और उसमें भी पूर्णतः पावर वक्फ के ही जो सदर हुआ करते थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो या स्टेट लेवल हो या फिर पंचायत विलेज लेवल तक हुआ करता था, तो पावर उसके पास हुआ करता था, ना कि किसी के निजी संपत्ति को अपना अधिग्रहण किया गया हुआ था। बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो सरकार ने अब उस पावर को हटा दिया गया है अपने निजी हित में अधिकारियों के पास, जो बहुत सारे जो उसमें संशोधन किया गया है, जो कहीं ना कहीं ये हमारे और अल्पसंख्यक समाजों के हित में नहीं है। अब राजद के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद समी इकबाल जी से हम जानना चाहते हैं कि यह बिल जो पेश हुआ है और पास हुआ है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं, और ये जो वक्फ बोर्ड है पहले से उसको आप किस रूप में देखते थे, इसमें क्या लाभ और हानि आप समझ रहे हैं? देखिए, इस देश में झूठ प्रचार के लिए देश में अब मीडिया और वो है जो प्रचार इन्होंने सुना बताया, इन्होंने वक्फ कहा। वक्फ नहीं, वक्फ है, वक्फ। और वक्फ का मतलब ये होता है कि 2 तरह का वक्फ होता है, वक्फ फी सबीलुल्लाह, वक्फ फी औलाद। तो वक्फ फी सबील औलाद में कहीं झगड़ा नहीं है। वक्फ फी सबीलिल्लाह का मतलब होता है जनता के लिए दिया गया। तो कब्रिस्तान है 20 एकड़ में, कहीं ईदगाह है 10 एकड़ में, कहीं मदरसा है 5 एकड़ में, कहीं कुछ है, तो बड़े बड़े शहरों में दिया गया। झंझट तब शुरू हुआ जब एक मदरसे पर धीरू भाई अंबानी ने एक मौलवी से ज़मीन खरीदी और वह हाई कोर्ट से हार गया। हाई कोर्ट से हारा तो बाद में उसने वक्फ बोर्ड में, क्योंकि बीजेपी का बनाया हुआ वक्फ बोर्ड था, तो उसने कहा इसको लीज पर दे दीजिए। अंबानी देखे कि मेरे लीज पर, तो वह मकान अभी अंबानी जी लीज पर लिए हुए हैं। वक्फ बोर्ड बीजेपी का बनाया हुआ कि पहले से है? नहीं, हर सरकार बोर्ड बनाती है। बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी जदयू की सरकार, और राष्ट्रीय बोर्ड बीजेपी बनाती है। अब वक्फ बोर्ड में बड़ा फर्क है। वक्फ हिंदुस्तान में जब से मुसलमान आए तब से है, और बोर्ड जब आज़ाद हुआ भारत तब बना। उसका जो सेक्रेटरी होता है वो एडिशनल कलेक्टर होता है। और इन्होंने कहा दिया कोर्ट, CI अभी IB का कोर्ट है, EG का कोर्ट है। जज कौन होता है? जज सरकार भेजती है, और उस कोर्ट पर इतराज करे ट्रिब्यूनल। अरे ट्रिब्यूनल हम बनाए हैं, कोई मुसलमान बनाया है? ट्रिब्यूनल कोई राज्य और कांग्रेस बनाई है? ट्रिब्यूनल कांग्रेस के समझ सवाल है कि ट्रिब्यूनल कांग्रेस से है। कांग्रेस ने देश में सुप्रीम कोर्ट भी बनाया, उसको न माने, हाई कोर्ट भी बनाया, उसको भी न माने। आज ट्रिब्यूनल जो होता है वो स्पेशल चीज़ के लिए होता है, क्योंकि जमीन बेचने वाली सरकार है। रेलवे की सुनिए, पहले रेलवे की जमीन बेच रही है, ED की जमीन बेच रही है। हमारी जमीन पर नजर है कि हमारी जमीन बहुत है, और ये देना चाहती है बड़े उद्योगपतियों को। इन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया है कि ये फायदे का नहीं था, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। फायदा किस चीज़ का?
और दूसरी बात ये कह रहे हैं हमारे सारे मदरसे बढ़ते हैं, हम 1 रुपया चंदा सरकार से लेते हैं क्या? अपने पैसे तो अपने बच्चों को बढ़ाते हैं और उन बच्चों को बढ़ाते हैं जिनका कुछ नहीं होता है। और हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में जाम उलूम है और बिहार में यहाँ पर तमाम बेदारे हैं। एक मिनट सुनिए, और नीतीश कुमार जिसके बारे पार्टी के ये हैं, हमको मोदी के बारे में नहीं कहना है, मोदी को मियाँ जी वो कह देता है। नीतीश कुमार, रामविलास और ये बताएं जो या मतलब बिहार में चिराग पासवान, ये लोगों ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट लिया है, मुसलमानों को कहा है, मुसलमान को अफ्तार में बुलाते हैं, बीजेपी नहीं बुलाती है, और टोपी पहन के फोटो खिंचाते हैं। और जब सोचते हैं कि पुल का कहीं जांच हो गया, 7 को जो पुल गिरा है तो मेरा क्या होगा, सृजन घोटाले में क्या होगा, जब डराता है बीजेपी तो चले जाते हैं बीजेपी के पक्ष में। रामलला जी से बात करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। 1 मिनट, हमारे माननीय जो सदस्य आपके विपक्ष के हैं, राजद से आते हैं, उनके भाषा को हमने सुना। उन्होंने अभी तक बताया कि वक्त प्रॉपर्टी को 2 डिवाइड किया गया, 2 भाग में बांटा गया, ठीक है ना। एक वक्त अलाव यानी औलाद, ठीक है ना, और दूसरा है वक्त बोर्ड यूजर। वक्त अलाव औलाद, वक्त बोर्ड यूजर आज के डेट में जो है 1995 का नरसिम्हा राव की सरकार की बात कर रहा हूँ। वक्त बोर्ड यूजर उन्होंने ही बार बार आज तक जितने भी वक्त बोर्ड की संपत्ति है, 1 मिनट, वक्त बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है उसका टैक्स बियर कौन करता था? कांग्रेस की सरकार करती थी टैक्स बियर। अब मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की सरकार टैक्स बियर करती है। मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज और भी है, आपको हम आँख खोल रहे हैं, आप भली बात ही समझिए। आज के डेट में वक्त बोर्ड के जो यूजर हैं, जो उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे बेनिफिट उठाते हैं, आपके अल्पसंख्यक समुदाय में बहुत ऐसे पसमानदा मुसलमान लोग हैं जिनको आज तक इस वक्त बोर्ड से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई उनको उसे कोई भी नहीं। अब आपको बता रहा हूँ सूरत, आप मैं बता रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। 15 साल पुराना मंदिर को वक्त बोर्ड की संपत्ति डिक्लेयर कर दिया गया। तमिलनाडु में एक गांव है, वहां पर एक भी मुस्लिम घर नहीं है, उस तमाम गांव को वक्त बोर्ड की कम संपत्ति डिक्लेयर कर दिया गया। आपको और बता रहे हैं, आप देखिए बारी बारी से समझिए। आप लोगों की पर्टिकुलर जो लीडर है आपको कन्विंस कर करके ब्रेन वॉश कर रहा है, लेकिन हकीकत नहीं, आप हकीकत चीज को नहीं समझ रहे। आप बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सूरत के एक नगर निगम को वक्त बोर्ड की संपत्ति जो है सो डिक्लेयर कर दिया गया। यानी वक्त बोर्ड ऑलरेडी जो अपने आप को सुप्रीम पावर मानता है, उसके सामने न कोर्ट है न उसके चैलेंज करने का को। आपके सोफा सेट पर वक्त बोर्ड हाथ रख देगा, यू हैव टू डिक्लेयर द वक्त बोर्ड, यू कैन नॉट राइज द क्वेश्चन। सुनिए, या तो इन लोगों का दिमाग नहीं है, वक्फ बोर्ड 6% उनका हमसे लेती है, और अभी वक्फ बोर्ड को बिहार सरकार में हमारा पैसा, बिहार सरकार में 3 अरब रुपया जमा है जिससे विकास का काम हो रहा है। हमारा पैसा, हम मस्जिद में जो दुकानें होती है ना, उसका किराया का 6% सरकार हमसे लेती है ऑल ओवर इंडिया में, हम उल्टा देते हैं। और दूसरी बात, हम जितने दान किए हुए हैं, ईद दान किए हुए तो बेच दिए। नंदू बाबू ने दान किया, राबुत उनकी पूरी जमीन बिक गई। इन्होंने मोहन जी ने 500 बीघा जमीन वहां दान किया, लोगों ने बेच दिया। हम बेचते नहीं हैं, हम दान करते हैं। और इन्होंने कहा अति पिछड़ा, अभी जाइए दामोदरपुर मदरसा, उसमें एक लड़का दूसरी जाति का नहीं मिलेगा, सब अति पिछड़ा मिलेगा। अब चले जाइए कंपनी बागबाजी, उसका सेक्रेटरी शबीर अंसारी है। मैं इनके बात का खंडन करता हूँ। इनके ही पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री माननीय लालू प्रसाद जी, 2010 में डाक बंगला चौराहा पर और इसी भाजपा सरकार को कहा कि इसका जो भी सरकार है, अभी ये स्टेट की सरकार है, इस बिल को थोड़ा सा बारीकी से इस पर सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोग जो है सो उसको हथिया करके अपना। आपने स्पीच सुना होगा, रात में आज स्पीच सुना होगा, लालू जी ने क्या कहा था, क्या कहा समझे कि नहीं? आप और बात कर रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आप चिल्लाने से नहीं होगा, जो हकीकत पहलू है उसको समझने का कोशिश कीजिए। आप एक बात बताइए, आप कुछ दिन के बाद अगर माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के सौजन, मैं आपको बता रहा हूं,
हमारी सरकार बहुत बारीकी से इस पहलू को अवलोकन करके अध्ययन करके तब ने समर्थन किया है। आज एक पर्टिकुलर, आज ओवैसी के सबसे संपत्ति आज हार पे हुए है, सबसे अधिक संपत्ति ओवैसी के पास है। वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है जिसको सुविधा चाहिए, जिसको घर मकान चाहिए। अरे भाई, आप इतना सारा संपत्ति रखे हो, आपके कै गो वक्फ बोर्ड से इंजीनियर डॉक्टर बना है आपकी संपत्ति से? अब्दुल माजिद जी से 1 मिनट। अब्दुल माजिद जी, देखिए, जिस तरह से आप डिबेट करा रहे हैं उससे लगता है कि मामला पेचीदा होता जा रहा है। मेरा मानना ये है, सबसे पहले जो कल बिल पास हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। ये मुस्लिमों के खिलाफ है और ये एक सोची समझी साजिश के तहत इसको पास कराया गया। रही बात हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन की, रविंदर जी आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और सीनियर पत्रकार में आपकी गिनती होती है। मैं आपसे ठेठ बिहारी भाषा में एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे बाप दादाओं की कोई ज़मीन अगर है तो वो किसकी होगी? हमारी होगी या आपकी होगी? अगर हमारे बाप दादाओं की कोई ज़मीन है तो हमारी होगी। हमारे बाप दादाओं ने किसी ज़मीन को अगर वफ़ किया है, वफ़ का मतलब क्या होता है कि ये जो ज़मीन हमने आपके हवाले किया, इसको बेचना नहीं है, बेचने का पावर नहीं दिया जाता है, बल्कि उससे यतीम, बेसहारों, गरीब गुरबे के देखभाल के लिए, उसको अच्छे से पढ़ाई का उसका व्यवस्था हो, उसका मतलब उसका स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, जो आमदनी आए उससे उसको हम लोग इसको रखते हैं। और रही बात, 1 मिनट पहले बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे हम नहीं बोले। रही बात जितनी हमारी यहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2014 के बाद ये सारे मसले का उखाड़ हुआ है। क्या इसके पहले देश आज़ाद नहीं था? क्या इसके पहले देश में वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं थी? आप क्यों निमट की ज़मीन को खोजते हैं? आप क्यों नहीं खास महल की ज़मीन, गर मजरूआ ज़मीन को खोजते हैं? खास महल, गर मजरूआ ज़मीन वो होता है कि जो ज़मींदार अपने ज़मीन को छोड़ गए वो बिहार सरकार या भारत सरकार की हो जाती है। तो आप उस ज़मीन पे अलॉट कर करके ऑफिस से उसका रसीद काट के 5-5 मंजिल, 10-10 मंजिल मकान बनवा दिया। या आपकी सोची समझी साजिश है। और आप हमारी ज़मीन पे खोज रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी होगी, हमारे अधीन होगी और इसके मालिक जिला अधिकारी होंगे। ये मुमकिन नहीं है। ये छोटा सा मिसाल आपके सामने अभी आया है। आप देखिएगा, जिन लोगों ने खासकर उस मुस्लिम नेताओं के बारे में बोल रहे हैं कि जिस पार्टी में रख के, चाहे वो जदयू में हो या जिस पार्टी में हो, इसका समर्थन किया है, मुस्लिमों के सामने वो आ नहीं सकते। और आने वाले दिनों में जो उनका हश्र होगा दुनिया देखेगी। रही बात नीतीश कुमार की, तो इन्होंने जो रमजान शरीफ के महीने में टोपी पहन के अफ्तार कराया है और कुछ लोग नायडू साहब मस्जिदों में जाकर पहली सफ में नमाज पढ़ने का जो ढोंग किया है, ये इन लोग बेनकाब हो चुके हैं। ये लोग हमारे दुश्मन हैं और सोची समझी साजिश के तहत हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी को ये लोग अपना हक जताते हुए इसको हड़पना चाह रहे हैं। हम इसका खुला विरोध करते हैं। देखिए, इन्होंने जो बताया, माननीय हमारे जो सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सबसे पहली बात है कि ठीक है, आपने कहा जो वक्फ बोर्ड हमारे बाबा दादा पूर्वज का, हमको जो आपका एक्चुअल संपत्ति है उस पर मेरा कोई विवाद नहीं। विवाद तो है जो बाय यूजर है, बाय यूजर है कि वक्त के नाम पर उस एसेट को लेकर के इंडिविजुअल उसका बेनिफिट ले रहा है, उससे आपत्ति है। दूसरी चीज़ है, आपको डीएम से किस बात का परहेज है? अरे डीएम तो पूरे जिला का व्यवस्था को देखता है। अगर जिला का डीएम अगर वक्फ बोर्ड के एक मेंबर हो रहे हैं तो डीएम इंडिविजुअल तो संपत्ति नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, जो आज के डेट में 15 साल पुराना मंदिर, जो हिंदुओं का 15 साल पुराना मंदिर था, उसको आपने वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर दिया। आपके पास विदाउट एविडेंस का कोई भी चीज़ पर हाथ रखते बोलिए वक्फ बोर्ड का है, उसका आप न चैलेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, एनडीए सरकार क्या कर रही है? एनडीए देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड हाथ रख दे उसका हो, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले ये वक्फ डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट के अधीन था इस देश में, बाद में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बना, उसके अधीन हो गया। इसमें जो अभी राइट हो गया है, वक्फ का मालिक मुतवल्ली होता है, बोर्ड नहीं होता है। वक्फ बोर्ड मुतवल्ली
वक्त बोर्ड ये देखता है कि मुतवल्ली सही काम कर रहा है कि नहीं। इतना ही काम 6% टैक्स सरकार को लेती है वक्त बोर्ड से, चाहे कहीं की सरकार हो। पहले लॉ डिपार्टमेंट में था, अभी की तारीख में ये जो बिल आया है इसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड से पावर छीन लिया गया, मुतवल्ली से पावर छीन लिया गया। कोई आदमी भी मेरी कंपनी बाग मस्जिद है कह देगा विवाह कि इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है तो जिला अधिकारी के पास चला जाएगा, और जिला अधिकारी बिहार का टोटल प्रशासन और देश का प्रशासन भ्रष्ट है। एक दाखिल खारिज तो मंत्री के कहने पर नहीं होता है। कहाँ से गरीब यतीम अपनी जमीन को बचा पाएगा, डीएमएसपी को घूस दे पाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जिन्होंने ये बात कहा, मेरा कहने का मतलब है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेसी के अंतर्गत आप भी इस देश के अंदर रह रहे हैं और डेमोक्रेसी का कदर आप भी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल्स। आज डेमोक्रेसी के तहत एनडीए सरकार इस बिल को अमेंडमेंट करके आज जो है सो मास लेवल जो अल्पसंख्यक है जिसको इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपके वक्फ बोर्ड की संपत्ति डे बाई डे बढ़ रही है। एक भी वक्त की संपत्ति को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एजुकेशनल हब ऐसा कोई बनाया गया जिससे कि डॉक्टर इंजीनियर बना हो। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है आपने ऐसा कुछ नहीं किया। डे बाई डे आपकी संपत्ति इजाफा होते गई मास लेवल। आज जो पसमानदा मुसलमान है, बहुत ही आज के कम्युनिटी के लोग हैं जिसको घर नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का उस पर अपना कब्जा है, दखल कब्जा है, उसका महरम फीडबैक वो सब उठा रहा। यह जो है हमारा यहाँ जो वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी है वो कमिश्नर होता है बिहार सरकार का। इसका एडिशनल सेक्रेटरी भी कमिश्नर होता है, और इसका वक्फ बोर्ड का जो होता है वो भी किसी भी राज्य में वो इसका स्पेशल अफसर भी एडिशनल कलेक्टर होता है। अब इन्होंने कहा कि कोई नहीं पैदा हुआ। आमिर सुबहानी जो टॉप किया है वो मतलब मुजफ्फरपुर मदरसा जाम उलूम का प्रोजेक्ट है जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे। और बिहार हिंदुस्तान में 22 मेडिकल कॉलेज और 44 इंजीनियरिंग कॉलेज वक्फ बोर्ड ने बनाया है, जिसमें हमारे बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा हिंदू पढ़ने वाला है, जिसमें ख्वाजा बंदर नवाज गेसू दराज मेडिकल कॉलेज कर्नाटक में है, उसके में 5 पॉलिटेक्निक, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 50% हिंदू लड़के पढ़ते हैं। चलिए सदाम जी, जैसा कि हमारे शमी साहब ने भी बताया, सही बात है। कुछ चीज़ें हैं जो नामालूम हो और ये रिकॉर्ड से लेकर आ जाने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि 1995 सेक्शन 54 में जो प्रावधान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता था कि अपनी मर्जी से या किसी के भी अपील पे बेदखल जो ज़मीन पे कब्जा हुआ करता था उसको नोटिस देने का पावर था। लेकिन अब क्या है, जो अब विधेयक को पास किया गया है उस विधेयक में डीएम जो है सर्वेयर होंगे। अब डीएम अगर उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर देंगे, कब्जा ज़मीन है उसको कब्जा तो हटाएंगे नहीं, सरकारी संपत्ति घोषित करेंगे, वो सरकारी राजस्व में चला जाएगा। तो ऐसा एक भी सिचुएशन बताइए कि नहीं, ऐसा एक भी केसेस बताइए आए दिन जो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी है जिसको कि डीएम जो है सो सार्वजनिक किसी को बेच दिया और किसी को दे दिया। मैं एक बात, दूसरी चीज़, आप जो बिना तथ्य का बिना प्रमाण का ऐसे बोलने से फ़ायदा नहीं होगा। हमने बहुमत के साथ लोकसभा में भी पास करा लिया और राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। और आज जो चिल्ला रहे हैं, कल के डेट में हमारी ही सरकार उस जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय है उसको इसका फीडबैक देने जा रहा है और उसका सारा फायदा उन लोगों को मिलने जा रहा है जो आप ही के कम्युनिटी से है। कल आपका बोलती बंद हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, जितने भी सुविधाएं मिलती थी पहले मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को पढ़ने का बंद कर दिया गया, कोचिंग का बंद कर दिया गया। और एक बात ये जो बात कर रहे हैं कि हमारी संस्थाएं काम नहीं करती हैं, हमारी संस्थाएं इस देश में जो काम करती हैं, अलीगढ़ हमने खोला, जामिया हमने खोला। आज हमदर्द वक्फ लिखिएगा, दवाई के पर लिखा होगा वक्फ, अभी लिखा ले हमदर्द वक्फ में यूनिवर्सिटी है, उसका सबसे अच्छा कॉलेज है। भाजपा के 13 MP के लड़का उसमें पढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के और जदयू और लोग पढ़ते हैं, और वक्फ बोर्ड सबसे बेहतरीन स्कूल चला रहा है। भाजपा से है संजय साहब। नमस्ते और विलम्ब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, पहले के पैनलिस्टों ने क्या कहा उसकी मुझे जानकारी नहीं क्योंकि मैं अभी आया, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल ही सामान्यता का
कानून है। और दूसरी बात कि पहले जो भूमाफियाओं का जो संगठन बना दिया गया था वक्फ को, जिसमें एक माफियाओं को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था, वो एक बड़ा ही गैर वाजिब कानून था जिसको कि खत्म किया गया है। और आने वाले दिनों में इससे भी और सशक्त फैसले इस सरकार के द्वारा लिया जाएगा और देश में एक नए इतिहास और नई परिपाटी की शुरुआत की जाएगी। देखिए, ये तो अच्छे से बोले, इनकी पार्टी का जो लाइन है इनसे कोई विरोध नहीं है, इसलिए कि भाजपा अपने लाइन से चलती है, हम उसको वोट नहीं देते हैं, हम उससे उम्मीद करते हैं। हम उनको हम ये कहना चाह रहे हैं, नहीं भाजपा इन पर नहीं बोलते इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक बार नारा आता है दोबारा नहीं आता है, एक बार जो वादा आता है दोबारा नहीं आता है, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे 16 लाख देने का हो, चाहे वो मतलब कोई हर बार आता है। एक कोशिश होती है नफरत फैलाने की, अभी इनकी भाषा वैसी नहीं है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं सही बोले हैं। मगर हमारा जो मामला ये है कि जो लोग हमसे वोट लेते हैं, नीतीश कुमार, नहीं जो रामविलास पासवान के परिवार, चिराग पासवान, और ये इन लोगों को भाजपा खत्म करना चाहती है। और भाजपा चाहती है कि इन लोगों को सीट नहीं दें, इसलिए इन लोगों का वोट खत्म होगा इस बार, इन लोग हाथी में चले जाएंगे। चलिए, और देखिए, ये तो जो पैनलिस्ट ने कहा तो वो बड़े सम्मानीय हैं और इस ज़िले के बहुत अग्रज हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत उनका अनुभव रहा है, तो मैं उनकी बातों का पटाक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन मैं स्पष्ट ये कह देता हूं कि पहले हमें इस कानून का अध्ययन करना चाहिए कि पहले क्या क्या चीज़ें थी और अब इसमें क्या बदलाव आया है। जितना मैं समझता हूं और जितना मैं पढ़ा हूं कि पहले ये था कि वक्फ अगर कहीं दावा करती है कि ये वक्फ की संपत्ति है तो उक्त आदमी को अगर कहीं जाना होता तो वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता। अब क्या है कि वो सिविल कोर्ट में जाएगा, अगर वहाँ से भी अगर वो बात अगर फैसला उसके मन मुताबिक नहीं आया तो वो आगे भी कोर्ट में वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात थी कि पहले उसमें गैर मुस्लिम नहीं होते, अब है कि पारदर्शी फैसला होगा, इसलिए गैर मुस्लिमों का भी होना वाजिब है। तीसरी बात कि उसमें महिलाओं को, तो महिलाओं से इतनी नफरत क्यों है भाई? महिलाओं को अगर उसमें अगर सदस्य बनाया गया है तो इसमें क्या आपत्ति हो गई है? और इस चीज़ों को लोग मनगढ़ंत तरीके से ये बता रहे हैं कि देश में जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों का अधिकार लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो और पारदर्शिता लाई जा रही है इस व्यवस्था में, इस कानून के माध्यम से। देखिए, भाजपा के अल्पसंख्यक की चिंता इतनी ही है कि हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा अपने छतों पर, हमें जुमा की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने दिया जा रहा जहाँ इनकी सरकार है। और दूसरी बात यह, महिला इसने पहले से कई अध्यक्ष हो चुकी और इसकी वक्फ बोर्ड की, और हर जगह मेंबर इसमें होता ही है, और वक्फ बोर्ड 2 महिला। मगर इसमें जो गैर मुस्लिम आने का सवाल है तो हिंदू चर्च में क्या मुसलमान आएगा? क्या सिख धर्म के चर्च में मुसलमान आएगा? क्या जैन धर्म के चर्च में मुसलमान आएगा? देखिए, ये विषय जो है ये वर्शिप का है, तो वर्शिप में किसी पे पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। आप ही तो कहते हैं कि इस्लाम की विचारधारा को फैलाना है, तो जाहिर सी बात है कि इसी बहाने आपकी विचारधारा को और लोगों को जानने समझने का ये मिलेगा। इतनी नफरत क्यों है इस चीज़ से? मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छी बात है, ये अच्छी परिपाटी है महाराज, इससे क्या नफरत होना चाहिए हमें? दूसरे धर्म के लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, वो आएंगे, हो सकता है। मैं एक और बात, वो तो शायद इस परिप्रेक्ष्य की बात नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आता है कि संजय पासवान जी को एक बार विधान परिषद में पिछड़ा आयोग या अति पिछड़ा आयोग का शायद अध्यक्ष बनाया गया था, तो उन्होंने ये बात ये तर्क के साथ ठुकराया था कि किसी अगड़े को पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग मिलना चाहिए और किसी पिछड़े को अगड़े का विभाग मिलना चाहिए, ताकि वो जाए और वो अध्ययन करे कि उन वर्गों में क्या समस्याएँ हैं और उसमें वो बेहतर सुधार लाने की ओर प्रयास कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि कोई गैर मुस्लिम भी आएगा तो वो और देखेगा, वो और बायस्ड नहीं रहेगा, वो और जो है सैद्धांतिक रूप से उसमें देखेगा, फ़र्क समझेगा और बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो आपने सुना कि किस तरह से मतलब राजनीतिक दलों में उहापोह की स्थिति है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। जहाँ तक राजद का सवाल है तो राजद को सबसे ज़्यादा आक्रोश जदयू, लोजपा और नायडू की पार्टी पर है। उनका कहना है कि हम लोग ने मुसलमान उनका साथ देते थे, लेकिन बीजेपी तो ऐसे ही मुसलमान विरोधी है। लेकिन जो राजद, जो जदयू, लोजपा और टीडीपी, ये तीनों ने जो समर्थन किया है इस बिल का, इसलिए हमको उससे काफ़ी नाराजगी है और इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो अब आगे देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और बने रहिए हमारे साथ। यदि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ।